Hello student, welcome to BCom third year classes. टॉपिक है आज का हमारा कैपिटल बस्टिंग। हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है और एएफएम के सेकेंड पेपर हमारे चल रहा है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसमें जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड 2 और 3 वीडियोस आपको अब तक मिल चुके होंगे और उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं हम। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता दूं कि 2012 में आ चुका है एमकॉम में और बीकॉम में भी ये 2008 में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है 2012 में एमकॉम में आ चुका है और बीकॉम में 2008 में आ चुका है। हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं 2, एक्स और वाई मशीन। एक्स मशीन की जो कॉस्ट है वो 15,000 है, कॉस्ट ऑफ मशीन, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो एक्स मशीन की कॉस्ट है आपके 15,000, 5 ईयर लाइफ है। मशीन वाई के लिए 24,000 मशीन की कॉस्ट है और मशीन की लाइफ होती है 6 ईयर। अब हम देखते हैं एस्टिमेटेड सेविंग आपको क्वेश्चन में दी हुई है पर एनम। तो एस्टिमेटेड सेविंग है, एस्टिमेटेड सेविंग है इन स्क्रैप और सेकंड नंबर पे आपको दी हुई है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेज तो देखिए एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप आपके पास है 1000 मशीन एक्स के लिए और वाई के लिए है 1500। एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेज की अगर बात करें तो एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेज आपको दी हुई है 9,000 और 12,000 पर एनम। 12,000। एडिशनल कॉस्ट की बात करें पर एनम तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको गिवन है 600, 800, 600 और 800। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फिर एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस दे रखी है आपको, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है आपके पास 700 और 1100 और लास्ट में आपको दे रखा है एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। ये 1200 और 1600 आपको गिवन है। देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन आपको गिवन है 15,000 मशीन एक्स और वाई की कॉस्ट आपको गिवन है 24,000, लाइफ आपको गिवन है 5,000 और वाई मशीन के लिए 6 ईयर, 5 ईयर और 6 ईयर। और एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप आपको पर एनम दी हुई है 1,000 और वाई के लिए 1,500 है और एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेस आपको दी हुई है 9,000 और मशीन वाई के लिए है 12,000।
एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको दी हुई है 600 और वाई के लिए है 800। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 700 और 1100 है और एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन ये आपको 1600 गिवन है और आपको टैक्स लेना है 30%। एज्यूम टैक्स रेट 30% पर एनम। अब आपको ये बताना है कि मशीन X और मशीन Y दोनों में से कौन सी मशीन बेटर है। अगर पेबैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ARR, नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ PVI प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, रैंक कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन करनी है हमें, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन करनी है और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डिस्काउंट रेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के लिए आपको लेना है 8%। 8% आपको पर एनम डिस्काउंट रेट लेनी है, 8% पर एनम डिस्काउंट रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है। और इनकी जो टोटल वैल्यू है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मशीन X 5 ईयर के लिए जो दिया हुआ है PVI प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये है आपके 3.993 और 6 ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको गिवन है 4.623। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए उम्मीद करता हूं मैं कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा और अगर नहीं समझा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको, जिससे कि आप और क्वेश्चन आगे कर सकें। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो देखिए पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में 8% पर एनम डिस्काउंट रेट आपको गिवन है 5 ईयर के लिए मशीन X के लिए 3.993 ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल है और 6 ईयर मशीन Y के लिए 4.623 ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल है। क्वेश्चन में ये सब गिवन है और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमकॉम में 2012 में आ चुका है। तो अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि पेबैक पीरियड के लिए पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं।
अब देखिए इन्वेस्टमेंट तो है हमारे पास, क्योंकि मशीन की कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और यहाँ पे मशीन की कॉस्ट हमारे पास गिवन है 15,000 और 24,000। तो मशीन एक्स और मशीन वाई दोनों की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, वही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है। प्रॉब्लम आती है एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश इन फ्लो हम क्या लें? तो एनुअल कैश इन फ्लो हमारे पास नहीं है अभी, और एनुअल कैश इन फ्लो की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इन फ्लो। देखिए ये हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, आपको ये नाम दे देते हैं इसको पर्टिकुलर, और ये हो जाता है हमारा अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लेते हैं सेविंग, क्योंकि क्वेश्चन में शायद आपको सेविंग ही दी हुई है। तो देखिए हमारे पास सेविंग का मतलब हो जाता है इनकम और एडिशनल कॉस्ट यानी कि एक्सपेंसेज। तो आपके पास सेविंग के रूप में इनकम है, सेविंग हम लिख लेते हैं, सेविंग इन स्क्रैप आपको दी हुई है, और सेकंड नंबर पे आपको जो इनकम दी हुई है वो है सेविंग इन वेजेज। सेविंग जो है वो आपकी इनकम का काम करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इनकम हो जाती है, टोटल इनकम। तो देखिए सेविंग इन स्क्रैप आपके पास 1000 है मशीन एक्स के लिए, और मशीन वाई के लिए है 9000, टोटल 10,000। ये मशीन एक्स, यहाँ पे आप मशीन वाई सॉल्व कर सकते हैं। तो मशीन वाई की जो सेविंग है 1500, और वेजेज की सेविंग हो जाती है आपकी 12,000, टोटल हो जाता है 13,500 वाई का। तो टोटल इनकम आ गई आपके पास। अब या टोटल सेविंग, सॉरी, एडिशनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस और सुपरविजन। और थर्ड नंबर पे है सुपरविजन। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आपको 700 क्वेश्चन में गिवन है, और एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन 1200 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस का हो जाता है, आपका मटेरियल का हो जाता है 600, 700 और 1200। तो देखिए एडिशनल कॉस्ट आपके लिए मशीन एक्स के लिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस, सुपरविजन क्वेश्चन में आपको गिवन है 600, 700, 1200, और मशीन वाई के लिए 800, 1100 और 1600 गिवन है। तो हम यहाँ पे वाई के लिए ले लेते हैं 800, 1100 और 1600। अब आप टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं, तो हमारे पास 600 प्लस 700 प्लस 1200 ये हो जाता है 2500। मशीन वाई के लिए हम देखें तो 800 प्लस 1100 प्लस 1600 ये टोटल हो जाता है 3500। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एडिशनल एक्सपेंसेस। तो देखिए अब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसे आप नाम दे दीजिए टोटल ए, और इसे नाम दे दीजिए टोटल बी। टोटल ए में से टोटल बी लेस कर दीजिए। तो ए माइनस बी जब आप करेंगे तो ये जो 10,000 में से 2500 आपने लेस किया, तो ये जो 7500 बचा इसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। यानी कि अभी आपने इसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं किया है और टैक्स भी लेस नहीं किया है।
13,500 में से 3,500 लेस करेंगे, आपके पास 10,000 आएगा। इसे भी हम नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब हम इसमें से लेस करेंगे पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो देखिए, जब अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आप कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये 3,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखिए 15,000 मशीन की कॉस्ट हो जाती है। स्क्रैप आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 0 लेंगे, लाइफ 5 ईयर, तो इस तरीके से एनुअल डेप्रिसिएशन आपका आ जाता है 3,000। इसी तरह वाई मशीन का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट हो जाती है 24, स्क्रैप हो जाता है 0, लाइफ हो जाती है 6 ईयर, तो 4,000 आपका डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो मशीन एक्स के लिए आपका डेप्रिसिएशन होगा 3,000 और वाई के लिए होगा 4,000। डेप्रिसिएशन के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। स्क्रैप क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 0 ले सकते हैं आप। अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बचेगा वो 7,500 में से 3,000 लेस कर दीजिए तो 4,500, ये आपका एक्स के लिए बच जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वाई के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका होगा 6,000। 10,000 में से 4,000 लेस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अब आप लेस करेंगे टैक्स 30%। तो देखिए टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में गिवन थी, एज्यूम टैक्स रेट 30% पर एनम। तो यहाँ पे आपके पास टैक्स रेट है 30%, तो 4,500 का 30% कैलकुलेट कर लीजिए 1350। ये आपका टैक्स हो जाता है। 4,500 में से लेस करेंगे 3,150 और 6,000 का 30% आप कैलकुलेट कर लीजिए 1,800, आपका टैक्स हो जाता है 4,200 आपके पास बच जाएगा, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी। तो देखिए पीएटी आने के बाद वापस ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन। पीएटी आने के बाद डेप्रिसिएशन जब आप ऐड कर देंगे तो लास्ट में जो फिगर आएगा, जो फाइनल फिगर आएगा, उसे हम बोलेंगे एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो। तो डेप्रिसिएशन कितना था, जितना आपने लेस किया उतना ही ऐड कीजिए। तो डेप्रिसिएशन देखिए हमने मशीन एक्स में 3,000 और वाई के लिए 4,000 ऐड किया, लेस किया था, तो वापस ऐड कर देंगे 3,000 और 4,000 डेप्रिसिएशन को, तो 8,200 वाई के लिए कैश इनफ्लो आ जाएगा और मशीन एक्स के लिए 6,150 है आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो देखिए 6,150 ये आपका कैश इनफ्लो आ जाता है और 8,200 आपका कैश इनफ्लो आ जाता है। अब आप देख लीजिए एक बार आपको पूरा दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। तो अब तक आपको पूरा अमाउंट दिख रहा होगा, जहां तक मैं जानता हूं कुछ भी नहीं कटा है। आपने एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है अभी। लेकिन हमें देखिए फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड को कैलकुलेट कीजिए। अब पे बैक पीरियड मशीन एक्स का और मशीन वाई का दोनों का कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मशीन की कॉस्ट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। तो देखिए हमारे पास मशीन की कॉस्ट है 15,000। 15,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 6,150 का, तो आपके पास ये मशीन की कॉस्ट हो गई अपॉन एवरेज कैश इनफ्लो हो गया 6,150। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो हो जाता है 15,000 डिवाइडेड बाई 6,150 इज इक्वल टू 2.43 ईयर्स। ये आपका पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो गया। फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मशीन की कॉस्ट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो या इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। सेकंड मशीन वाई के लिए, ये तो मशीन एक्स का हो गया। अब मशीन वाई के लिए हम जब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो मशीन वाई की जो कॉस्ट थी 24,000, इसमें हम डिवाइड करेंगे मशीन वाई का जो एनुअल कैश इनफ्लो है 8,200, इसका डिवाइड करेंगे। तो 24,000 में जब आप डिवाइड करेंगे 8,200 का
तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.93 ईयर्स। अब अगर आपको रैंक देनी हो तो आप क्या देंगे, तो अगर इनमें से हमें मशीन खरीदनी हो, मशीन एक्स या वाई, तो देखिए पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग जब मशीन खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया था जिसका पेबैक पीरियड कम होगा या जिस मशीन का पेबैक पीरियड कम होगा उसे हम प्रिफर करेंगे, क्योंकि ये जो मशीन एक्स है ये 2.4 ईयर्स में ही हमें अपना पैसा निकाल के दे देगी या इन्वेस्टमेंट जितना हमने किया था वो हम वसूल कर पाएंगे। लेकिन मशीन वाई में 2.9 ईयर में जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया था उसे रिकवर करने में हमें 2.9 ईयर लगेंगे मशीन वाई के केस में। तो यहाँ पे हमें मशीन एक्स को प्रिफर करना बेटर होगा। तो यहाँ पे जब हम रैंकिंग देंगे तो मशीन एक्स, मशीन एक्स should be better according to payback period। तो डिसीजन में आप लिख सकते हैं मशीन एक्स शुड बी बेटर अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड, और ये भी लिख सकते हैं मशीन एक्स शुड बी परचेज अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड। तो देखिए पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग हमें कौन सी मशीन परचेज करनी है ये तो हो गया। अब सेकंड पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको कैलकुलेट करनी है। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करें तो मैं आपको बता देता हूँ। एनुअल कैश इनफ्लो मतलब ये मशीन हर साल इतना पैसा हमें देगी। तो मशीन एक्स आपको हर साल कितना पैसा दे रही है 6150। टोटल मशीन की लाइफ कितनी है 5 ईयर। तो 5 ईयर में आप देख लीजिए टोटल पेमेंट कितना की है इसने, उसमें से आप इन्वेस्टमेंट लेस कर दीजिए तो बाकी का जो प्रॉफिट होगा, जितना आपको प्रॉफिट कमा के दिया इस मशीन ने इन्वेस्टमेंट लेस करने के बाद, उसे हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहेंगे। तो मशीन एक्स के केस में मैं आपको बता देता हूं पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। मैंने जो लिखा है वो शायद आपको पूरा दिख रहा होगा, बिल्कुल पूरा दिख रहा है। अब मशीन एक्स के केस में प्रॉफिटेबिलिटी अगर अपने को चेक करनी हो तो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं हम। प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला ये कैपिटल बस्टिंग हेडिंग वगैरह सब ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला। कैपिटल बस्टिंग EAFM 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए हम लिख रहे थे पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। फॉर्मूला होता है टोटल कैश फ्लो, टोटल कैश इनफ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट। तो देखिए मशीन एक्स के केस में अगर हम देखें तो टोटल कैश इनफ्लो कितना होगा 6150। ये एक साल का है पर एनम, मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि लाइफ 5 ईयर है। तो 5 ईयर में टोटल कैश इनफ्लो कितना होगा ये हमें मिल जाएगा। इसमें से लेस कर दीजिए आप इन्वेस्टमेंट, तो मशीन की इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट 15,000 है, 15,000 को लेस कर दीजिए तो हमें मालूम चल जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। 6150 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाता है 30,750। माइनस कर दिया 15,000 तो आपके पास आ गया 15,750। इसी तरह मशीन वाई के केस में जब आप करेंगे तो आपके पास मशीन वाई का कैश इनफ्लो था 8200। इसी तरह मशीन वाई का जो कैश इनफ्लो था वो था 8200 6 ईयर के लिए।
तो ये टोटल कैश इनफ्लो आ जाएगा, इसमें से लेस कर दीजिए इन्वेस्टमेंट 24,000, तो ये हमारे पास हो जाता है 8200 इंटू 6 49,200, माइनस कर दिया आपने 24,000 इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास 24,000 इन्वेस्टमेंट लेस किया तो 25,200। तो देखिए ये y का प्रॉफिटेबिलिटी है और ये x की प्रॉफिटेबिलिटी है, ये मशीन x, ये मशीन y। तो मशीन x और मशीन y की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये कैलकुलेट हमने कर ली। फॉर्मूला आपने जो अप्लाई किया वो है टोटल कैश इनफ्लोज अब माइनस इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी को बेस मानकर हम मशीन परचेज करना चाहें तो कौन सी मशीन परचेज करना चाहिए? जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो वो मशीन आपको परचेज करनी चाहिए। अगर मशीन X का प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप मशीन X लेंगे और मशीन Y का प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप मशीन Y को परचेज करेंगे। तो इस केस में देखिए हमारे पास मशीन Y का जो प्रॉफिट है वो X से के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इस केस में हमें मशीन Y को परचेज करना चाहिए। तो मशीन Y should be purchased on the basis of post payback profitability। तो देखिए सेकंड नोट हमने दो डिसीजन दे दिया हमने, डिसीजन फर्स्ट और डिसीजन 2। ये डिसीजन सेकंड हो गया आपका, पेबैक पीरियड और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, इन दोनों के बेस पर हमने डिसीजन दे दिया है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ARR, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को बेस मानकर आपको ये बताना है कि कौन सी मशीन परचेज करना बेटर होगा, मशीन X या मशीन Y। तो देखिए ये स्टेटमेंट ARR की कैलकुलेशन में काम में आता है। क्यों काम में आता है? क्योंकि मशीन ARR का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि ये हमें जो काम में लेना होता है ARR की कैलकुलेशन में एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब ये काम में लेना होता है, एनुअल कैश इनफ्लो काम में नहीं लेना होता है। तो एनुअल कैश इनफ्लो तो हमें दिख रहा था 6,150 था, लेकिन एवरेज प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपके पास है 3,150 और 4,200। ARR के लिए हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, मशीन की कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2। ये मशीन की कॉस्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, इसे हम लिख लेते हैं। अगर आपने अब तक ऊपर लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ARR का फॉर्मूला। ARR के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन तो मैं आपको बता देता हूँ ये आपके पास है 3,150 मशीन X के लिए अपॉन अब एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा 15,000 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाता है 7,500। तो देखिए
3150 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100, ये आपके पास आ जाती है 42%। ये आपकी आ गई एक्स मशीन की ARR। अब सेम वाई मशीन के लिए अगर आपको ARR कैलकुलेट करनी हो तो मशीन वाई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपके पास हो जाता है 4200 मशीन वाई के लिए, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट ये हो जाता है 12000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप ARR आएगी आपकी 4200 डिवाइडेड बाय 12000 मल्टीप्लाई बाय 100, 35%। तो मशीन X के लिए ARR आ रही है 42%, मशीन Y के लिए आ रही है 35%। और आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कैसे की है तो मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो मशीन की कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब मशीन की कॉस्ट से है, तो कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2। मशीन के स्क्रैप आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो देखिए स्क्रैप आपको गिवन नहीं है इसलिए 15000 कॉस्ट आएगी, स्क्रैप की जगह आप 0 रखेंगे, 15 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये आपका 7500 हो जाता था एक्स के लिए। और वाई के लिए जब आप करेंगे तो मशीन की कॉस्ट 24000 लेंगे, स्क्रैप 0 लेंगे अपॉन 2, तो ये आपके पास हो जाता है 12000। तो इस तरीके से मशीन एक्स और मशीन वाई की आप ARR, एक्चुअल रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, कई बार अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ARR को बेस मानकर मशीन X आप परचेज करेंगे या मशीन Y, तो देखिए ARR का मतलब आपके प्रॉफिट से है, तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो वो जाना चाहिए वहाँ पे, तो 42% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और 35% आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो जहाँ पे 42% प्रॉफिट हो रहा है जहाँ आपको वो मशीन परचेज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ we should buy machine X according to ARR, the average rate of return method, average rate of return method. We should buy machine X according to average rate of return method. तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, 3, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मेथड को बेस मानकर हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें कौन सा मशीन को परचेज करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है आपको यू आर टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। अब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको पीवी फैक्टर गिवन है 8% पर एनम की डिस्काउंट रेट लेते हुए। तो देखिए मैंने आपको पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना बताया था। अब देखिए हमारे एनुअल कैश इनफ्लो कहीं ये एनुअल कैश इनफ्लो मशीन एक्स और मशीन वाई का काम में आएगा, इसके अलावा कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें बोर्ड से हटाने वाला हूँ और आपको अगर इसकी आवश्यकता हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए एनुअल कैश इनफ्लो मैं छोड़ दूंगा और एनुअल कैश इनफ्लो को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा दिया हूँ। एनुअल कैश इनफ्लो आपको दिख रहा है 6150 मशीन एक्स के लिए और मशीन वाई के लिए था 8200। तो एनुअल कैश इनफ्लो अभी आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है और जब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बता दूं
हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए अब देखिए हमारे पास एनुअल कैश इन फ्लो गिवन है, एक्स मशीन का एनुअल कैश इन फ्लो है, फ्लो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, और माइनस कर दीजिए इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए हमारे पास एनुअल कैश इन फ्लो की अगर हम बात करें तो एनुअल कैश इन फ्लो हमारे पास था 6150, ये मशीन एक्स के लिए था। और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 3.993। तो ये हम दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट। तो मशीन एक्स का जो इन्वेस्टमेंट था वो है 15,000। तो 6150 मल्टीप्लाई बाय 3.993, ये आपके पास हो जाता है 24,557। माइनस कर दीजिए आप 15,000 इन्वेस्टमेंट मशीन का, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 9557। तो इस तरीके से आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, किसके लिए? मशीन एक्स के लिए। सेम मशीन वाई के लिए अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो मशीन वाई का जो कैश इन फ्लो है या एवरेज कैश इन फ्लो है वो है 8200। और पीवी फैक्टर की अगर बात करें तो आपके पास पीवी फैक्टर होता है 4.623। तो 4.623 ये आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको और माइनस कर देंगे मशीन का इन्वेस्टमेंट या मशीन की कॉस्ट 24,000। तो ये मशीन वाई का हम देख लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। तो 8200 को हमने मल्टीप्लाई किया 4.623 से, आपके पास आ जाता है 37,909 माइनस 24,000। 37,909 में से आप लेस कर दीजिए 24,000, तो आपका जो प्रॉफिट होगा 37,909 में से लेस कर दीजिए 24,000, तो आपका जो प्रॉफिट है 13,909। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है आपकी। दोनों ही केस में ये क्या हो जाती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं लेना है आंसर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आती है, ये जो आया है 24,557, इसे हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और मशीन वाई के केस में ये होगा 37,909। तो जब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आप निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो है टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए मशीन एक्स के केस में हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 24,557 अपॉन मशीन की कॉस्ट हो जाती है 15,000। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आ जाता है 24,557 डिवाइडेड बाय 15,000। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स होता है 6.33 या 1.63 सही है। और अगर हम मशीन वाई के लिए बात करें, ये मशीन एक्स की प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है, PVI कहते हैं शॉर्ट में। और मशीन वाई के लिए अगर हम बात करें तो मशीन वाई के लिए 37,909 ये हमारे पास
टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, और मशीन वाई की कॉस्ट है 24,000। ये पीवीआई आ जाएगा मशीन वाई के लिए 37,909 डिवाइडेड बाई 12, 24,000। 37,909 डिवाइडेड बाई 24,000, 1.57 ये आ जाता है पीवीआई। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को बेस मानकर अगर हमें मशीन एक्स और मशीन वाई दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो कौन सी सिलेक्शन होना चाहिए, जिसका पीवी इंडेक्स यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स जिस मशीन का ज़्यादा होगा, हायर होगा, हम वो मशीन परचेज करेंगे। तो इस केस में मशीन एक्स का प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मशीन वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए हमें मशीन एक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं मशीन एक्स should be selected on the basis of present value index। तो डिसीजन में हम ये डिसीजन देंगे कि इसको मानकर या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को बेस मानकर हम मशीन एक्स परचेज करना बेटर समझते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, मैं चाहूँगा एक बार हम इसको क्लियर कर लें। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, इस क्वेश्चन में आप कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये जो 3.993 आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आप अपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको यहीं पे ये चीज़ समझा दूँ, जिससे आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ अगर बुक में नहीं गिवन हो तो भी आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं ये क्वेश्चन को हटा देता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको कि ये आपने रेट कैसे दी हुई है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, देखिए ईयर आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि आपको मशीन X जो है वो 6 ईयर है और 5 ईयर है, और मशीन Y की जो लाइफ है वो 6 ईयर है। अगर आपको बुक में या क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल नहीं दिया हुआ है, ये टोटल और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको रेट तो गिवन है 8%, उस रेट से भी आप कैलकुलेटर के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू या टोटल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप फार्मूला यूज़ कीजिए 1/1 प्लस रेट। तो देखिए 1/1 ऐसे ही आ जाएगा, और रेट है आपकी 8%, तो 8% को हम 8/100 लिखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 0.08। तो आपकी जो रेट है वो 0.08 है, तो 1/1 प्लस रेट ये हो जाती है 108, 1/1 प्लस 0.8। जब आप इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाती है 1/1.08। जब आप 1/1.08 कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे 1/1.08, फिर आप इज इक्वल टू का ये जो साइन है इसे प्रेस कीजिए, तो फर्स्ट ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आ जाती है 0.925। सेकंड नंबर पे जब आपको कैलकुलेट करनी हो इसे आप 926 ही कर दीजिए। सेकंड नंबर का जब आपको प्रेस करनी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखना हो तो आप सेकंड टाइम इसे प्रेस कर दीजिए इज इक्वल टू को, तो 0.857 ये सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाता है। थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको देखना हो तो थर्ड टाइम आप इज इक्वल टू को प्रेस कर दीजिए 793, ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाता है थर्ड ईयर का।
4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास आ जाएगा 0.735 सेम, और 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास आ जाता है 0.681, और मशीन वाई के लिए 6 ईयर का आपके पास आ जाता है 0.630। तो देखिए मैंने 5 ईयर तक ही लिखा मशीन एक्स में, लेकिन मशीन वाई के लिए मैंने 6 ईयर में भी लिखा, क्योंकि 5 ईयर तक तो सेम रहेंगे। 0.926, 0.857, 0.793, 0.735 और 0.681। तो मशीन एक्स और मशीन वाई के लिए आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। मशीन एक्स की लाइफ 5 साल थी, इसलिए 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिए हैं। टोटल कर लीजिए आप, जब टोटल करेंगे 0.926 का प्लस 0.857 प्लस 0.793 प्लस 0.735 प्लस 0.681, तो आपके पास टोटल हो जाता है 3.992। और मशीन वाई के लिए जब आप टोटल करेंगे तो इसी में आप ऐड कर दीजिए 0.630, तो आपके पास हो जाता है 4.623। तो देखिए मशीन एक्स और मशीन वाई के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि एनुअल कैश इनफ्लो हमारे पास इन सबके दिए हुए होते थे, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके टोटल प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अगर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं करें, अगर सिंगल सिंगल को भी हम मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारे पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी या वो सेम ही आएगी 24,557। यहाँ पे मैं आपको मशीन एक्स के लिए जो एनुअल कैश इनफ्लो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मशीन वाई के लिए आप इसी तरीके से कर सकते हैं, या आगे आपके आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्स और वाई क्वेश्चन में गिवन है, कभी आपको ये पीवी फैक्टर गिवन नहीं हो क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से कैलकुलेटर के थ्रू भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर अब इससे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू या टोटल प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करनी पड़े, तो आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब थोड़ी सी और जगह चाहिए हमें, तो हम वही स्पेस देख रहे हैं कि किस तरीके से लें। मशीन वाई के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैं मिटा देता हूँ, ये लीजिए, क्योंकि मशीन वाई का अभी हम करेंगे भी नहीं अब। अब मशीन एक्स का ये आपको दिया हुआ है पीवी फैक्टर, ठीक। यहाँ पे आप एनुअल कैश इनफ्लो लिख लीजिए, कैश इनफ्लोज। तो देखिए हर साल जो आपको कैश इनफ्लो होगा वो होगा 6150। मशीन एक्स का जो कैश इनफ्लो है वो 6150 है, तो हर साल आपको यही होगा। और कितने साल तक होगा? 5 साल तक। तो 5 साल तक आपका कैश इनफ्लो आप लिख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये आ जाएगा आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू, और इसे हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए 6150 को आपने मल्टीप्लाई किया है 0.926 से, तो ये आ गया आपका 5695। पॉइंट 857 को आपने मल्टीप्लाई किया 6150 से, तो आपके पास आ जाता है 5271। 0.793 को आपने मल्टीप्लाई किया है 6150 से, तो ये आ जाता है 4876 या 77। 6150 मल्टीप्लाई बाय 0.735, ये आपके आ जाता है 4521, सॉरी 20। और लास्ट 0.681 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6150 से, तो आपके पास आ जाता है 4188। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास मशीन एक्स के लिए। और अब आप इन सबका टोटल कर लीजिए, तो ये जो टोटल आएगा इसे हम कहेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। 5695 प्लस 5271 प्लस 4877, 4520 और 4188। तो इस तरीके से 24,551
ये आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। और इसमें देखिए हमारे पास कितनी आ रही थी 24,557। ये इसलिए आ रही है, यहाँ पे 3 है, जबकि इसमें इसका टोटल आ रहा था 2। यहाँ पे जब हमने इसका टोटल किया था तो इसका टोटल आ रहा था 3.992। तो पॉइंटों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे 5-6 रुपये का डिफरेंस पड़ा है आपके। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ गई 24,551। इसमें से आप लेस कर दीजिए मशीन की कॉस्ट। तो मशीन की कॉस्ट जब आप लेस करेंगे तो आपके पास फिर से यही फार्मूला लग जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का, मशीन की कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपकी हो जाती है 24,551 माइनस इन्वेस्टमेंट, ये हो जाता है 9551। और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालना है तो फिर आप 24,551 में डिवाइड कर दीजिए मशीन की कॉस्ट का। मशीन की कॉस्ट थी एक्स मशीन की 15,000। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 24,000 में 15,000 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाती है 1.63। और हमारे पास भी यही आ रही है देखिए। तो चाहे आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, इस मेथड को कीजिए, बात एक ही है। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ था डायरेक्ट टोटल वैल्यू दी हुई थी, प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर ये टोटल दिया हुआ था। तो ये जो टोटल दिया हुआ था इसको कैलकुलेट करने का मेथड मैंने आपको बताया है। आप इसी तरीके से मशीन वाई के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हो तो भी आप इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में अब आपको आसानी होगी। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक करते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइज।